ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज जो हम आप लोगों के सामने जो समस्या लेकर के आए हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। कितने चर वाले? दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 का एग्ज़ाम के लिए हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होना अनिवार्य है। इसलिए हम इन समस्याओं को देखते हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं, इनका हम कैसे हल करेंगे, हम कैसे अच्छा से अच्छा अंक लेकर के आएंगे, ये मेरा क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अगर एक सब्जेक्ट मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हम 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको हर बिंदु पर ध्यान देना होगा, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या हो, या वो संख्याकी हो, त्रिकोणमिति हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, किसी भी चैप्टर से हो, उसका हर एक प्रश्न को हमको बारीकी के साथ देखना होगा। तो आइए हम आज आप लोगों के सामने सबसे पहला प्रश्न, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो सबसे पहला प्रश्न है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या होती है। क्या है पहला प्रश्न? एक चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या होती है। तो हमने बताया था कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इनके कितने हल होंगे? केवल और केवल एक ही हल होंगे। क्या होगा इसका हल? तो केवल एक हल होगा, यानी यह अद्वितीय होगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा, क्या लिखेंगे हम? केवल एक हल होंगे। कितने हल होगा इसका? केवल एक हल होंगे। ये मेरा किसी भी, यानी चार ऑप्शन में से किसी भी जगह ये रहे, हम उस ऑप्शन को खोज लेंगे और वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न लेकर के आते हैं कि रैखिक समीकरण युग x + y = 14। क्या है अगला प्रश्न? रैखिक समीकरण युग x + y = 14 कहता है कि रैखिक समीकरण युग x + y = 14, उसके बाद x - y = 4 का हल है। का हल है। क्या है प्रश्न? रैखिक समीकरण युग x + y = 14, x - y = 4 का हल है। अब हमारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, चार ऑप्शन रहेगा, उनमें से हमको खोजना है कि हम x + y = 14 और x - y = 4 का कौन सा हल है। तो हम यहाँ देखते हैं कि x की जगह हम क्या बैठाएं और y की जगह हम क्या बैठाएं कि बराबर 14 हो जाएगा, और x की जगह हम क्या बैठाएं और y की जगह हम क्या बैठाएं कि बराबर 4 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर यदि हम यहाँ x की जगह 9 बैठाते हैं और y की जगह क्या बैठाते हैं? 5 बैठाते हैं, तो 9 और 5 कितना हो गया? 14 हो गया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि x की जगह 9 बैठाते हैं और y की जगह यहाँ क्या करते हैं? 5 बैठाते हैं। तो यहाँ x - y है, तो 9 - y यानी 9 - 5 बराबर कितना हो गया? 4 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x का हल कितना हो गया? यहाँ x = 9 हो जाएगा और y = 5 हो जाएगा। यही इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न लेकर के आएंगे कि यदि किसी समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। कहता है कि यदि किसी समीकरण का अद्वितीय हल है। कहता है कि यदि किसी समीकरण का अद्वितीय हल है तो समीकरणों से संबंध रेखाएं होंगे। तो समीकरणों से संबंध रेखाएं होंगे। क्या है प्रश्न? कि यदि किसी समीकरण का अद्वितीय हल है, क्या है? यदि किसी समीकरण का अद्वितीय हल है तो समीकरणों से संबंध रेखाएं होंगे। यानी क्या कह रहा है? अद्वितीय हल, यानी इसका मतलब हुआ कि a1/a2 बराबर नहीं है क्या? b1/b2।
तो क्या होगा इसका हल? प्रतिच्छेदी होगा। तो वही कह रहा है यहाँ कि यदि किसी समीकरण का अद्वितीय हल है तो समीकरणों से संबंध रेखाएं होंगे। तो इसका मतलब है कि वह क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? वो प्रतिच्छेदी होगा। यानी वो क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। जब हम उसका ग्राफ खींचेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। अब अगला क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं कि रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का होता है? क्या अगला क्वेश्चन? रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का होता है? कहता है कि रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का होता है? तो रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है? सरल रेखा होता है। क्या होता है रैखिक समीकरण का आलेख? सरल रेखा होता है। चलिए हम लोग इसका राइट आंसर सरल रेखा दे देंगे कि रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वह क्या होता है? सरल रेखा होता है। अब हम अगला प्रश्न पर चलेंगे कि समीकरण युग 2x + 3y = 5। क्या है अगला प्रश्न? समीकरण युग क्या है? 2x + 3y = 5। 2x + 3y = 5 और क्या है? 4x + 6y = 9। 4x + 6y = 9 है। कितना है? 4x + 6y = 9 है। तो क्या है? कहता है कि समीकरण युग 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 है। यानी इसका मतलब है कि ये क्या है? संगत है, असंगत है या क्या है? तो हम जानते हैं कि जब हम इसको a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के रूप में लिखेंगे तो इसका हल क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा? जब हम इसको a1/a2 = b1/b2 बराबर क्या नहीं है c1/c2 के रूप में, तो ये क्या होगा? असंगत होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ये असंगत होगा। क्या होगा? ये असंगत होगा। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है? क्या है कि दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण। कहता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है? कहता है दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है? क्या है प्रश्न? कि दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि जहां a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो क्या होगा? उसका अपरिमित रूप से क्या होंगे? उसका अनेक हल होंगे। क्या होगा? उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कि दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है? तो दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। क्या होते हैं? ये अपरिमित होते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि दो संगत कोणों में, कितने कोणों में? दो संगत कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है? 18 डिग्री बड़ा है तो उन कोणों के माप होंगे। कहता है कि दो संगत कोणों
में बड़ा कोण कहता है कि दो संगत कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। छोटे कोण से कितना डिग्री बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा है। तो उन कोणों के माप होंगे, तो उन कोणों के माप होंगे। क्या कह रहा है? दो संगत कोणों में, कहता है कि दो संगत यानी संपूरक कोणों में। कितने कोणों में? दो संपूरक। हम संगत नहीं दे करके या हम संपूरक देंगे तो क्या होगा? अति उत्तम होगा। इसलिए कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। हम यहाँ संगत के बदले क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ संगत के बदले संपूरक भी लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ संपूरक ही कहेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है? 18 डिग्री बड़ा है। कितना बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा है। तो उन कोणों के माप होंगे। तो इन कोणों का माप क्या होगा? आइए सबसे पहला हम बताते थे आपको कि माना कि छोटा कोण क्या है? x है। छोटा कोण कितना है? x है। और बड़ा कोण कितना हो जाएगा? x प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा कोण कितना 18 डिग्री अधिक है। तो x छोटा कोण x और बड़ा कोण x प्लस 18। तो अब हम क्या कहेंगे प्रश्न से? x प्लस 18। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 18 बराबर 180। तो x प्लस x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस 18 बराबर कितना होगा? 180। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 18 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 162 हो जाएगा। जब 2x बराबर 162 हो जाएगा तो x बराबर क्या होगा? 162/2 हो जाएगा। 162 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 81 होगा। कितना होगा? x का वैल्यू 81 होगा। तो इसका मतलब एक कोण जब 81 है तो दूसरा कोण क्या होगा? x प्लस 18। तो 81 प्लस 18 बराबर कितना होगा? कितना हो जाएगा? 91 डिग्री हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 81 डिग्री और 91 डिग्री होगा। मैं आज यहीं तक रखता हूँ, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट डे फिर अच्छा से प्रश्न लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। आज यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू।